राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पार्टियों का गठन करने वाले, अपने राजनीतिक रास्ते तय करने वाले और राजनीतिक रसूख को पाने के लिए तमाम कोशिशें करने वाले नेताओं के लिए विचारधारा सत्ता की लड़ाई तक ही सीमित रहती है। सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए कोई भी रास्ता राजनेता तय करते हैं और उस वक्त तक विचारधारा की लड़ाई को नहीं देखा जाता है। कुछ ऐसा ही प्रतीत होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति पर यदि चर्चा की जाए, इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जाए, तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विचारधारा के आधार पर एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी नहीं। तीनों पार्टियों की अपनी अलग विचारधारा है। शरद पवार, पीएन संगमा मिलकर के एनसीपी का गठन करते हैं, कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं और अपने राजनीतिक रिश्ते खत्म करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए महाराष्ट्र से उस हिंदुत्व की उज्जवल उस अग्नि को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर लगातार वे लड़ाई करना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के ऐसे नेता रहे जिन्होंने इस देश की राजनीति में सबसे पहले हिंदुत्व की चिंगारी का उदय किया और वो चिंगारी महाराष्ट्र से आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश भर में फैल जाती है। लिहाजा आज इस वक्त तक देखा जाए तो बेहद छोटे से अपने राजनीतिक करियर में भारतीय जनता पार्टी की 6 बार केंद्र में सरकार बन चुकी है। जी, 2014 के बाद से तो लगातार बीजेपी का संगठन मजबूत होता नजर आया है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या मराठा विचारधारा और हिंदुत्व की राजनीति को साधने में अब बीजेपी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ ऐसे ही संकेत पेश किए। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में हुए आम चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, जो पिछले काफी वक्त से, ये यूं कहें कि 2 दशक से हाशिए पर नजर आ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरती। इसके साथ साथ बात करें तो एनसीपी 2 फाड़ हो जाती है। वर्ष 2022 में ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनको लेकर के अजीत पवार, शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होता है और जुलाई महीने में आते आते 2023 में दोनों गुट एक दूसरे के विपरीत आकर के खड़े हो जाते हैं। आखिरकार क्या महाराष्ट्र में अब बीजेपी का किला भी कमजोर होने लगा है? क्या बीजेपी भी अब महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति को साधने की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती नजर आ रही है? कुछ प्रतीत तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब 10 सालों तक राज करने की बात आई तो उस दौरान शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री पद की बात की गई। ऐसे में शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलना उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के विपरीत था। उद्धव ठाकरे ने साफ स्पष्ट तौर पर 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि सरकार बनेगी तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता पर फ्रंट फुट पर चलती हुई नजर आती है, लेकिन शिवसेना पैर पीछे खींच लेती है। शिवसेना जिस तरीके से पूरी रणनीति तैयार करके एनसीपी और कांग्रेस को साथ लेती है, सरकार बनाती है, उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो पूरा हो जाता है। लेकिन शायद इस बात का अंदाज उद्धव ठाकरे को भी नहीं था कि पार्टी का ये हश्र होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का उदय हुआ, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो तीनों अलग विचारधाराओं की बात करती नजर आती थी, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और राजनीति को साधने के लिए एक मंच पर आती हैं और ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर जो सहयोगी, जो राजनीतिक सहयोगी लंबे वक्त से शिवसेना का साथ देता हुआ नजर आ रहा था, वही राजनीतिक सहयोगी विरोध में आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग आंकड़े सामने निकल करके आए। इस बार परिस्थितियां कुछ सामान्य दिखाई नहीं दे रही, परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी
और महायुति दो गठबंधन है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, उनके साथ शरद चंद्र पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और इसके साथ साथ एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। दोनों दल राजनीतिक रूप से एक दूसरे से, विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से कोई उनका मेल नहीं खाता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे की राजनीतिक विचारधारा पर सहयोगी नहीं है, लेकिन सिर्फ सत्ता को साधने के लिए गठबंधन होता है। अजीत पवार गुट और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई, जब जीतन राम मांझी को एक कैबिनेट मंत्रालय दे दिया जाता है, अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, बिहार के नेता और चिराग पासवान यहाँ जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करके आते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद मिल जाता है, तो आखिरकार फिर 9 सीटें जीतने वाली एकनाथ शिंदे के यहाँ पर पार्टी से मंत्रालय क्यों नहीं मिल पाता है। शरद पवार जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अलग हुए थे, उसके बाद अजीत पवार भी कैबिनेट मंत्रालय की मांग करते नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे नेताओं का उदाहरण पेश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में परिस्थितियां बदलने वाली हैं? क्योंकि आगामी 90 दिनों में तो महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक जाएगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरी है, ये बीजेपी के लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर देने वाले संदेश है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जाल बिछाने का प्रयास किया, 27 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। और 9 सीटों पर जीत हासिल होने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच विश्वास जो उसका कायम था, जो 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, वो इस वक्त के आते आते कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आया। ऐसे में लगातार बैठकें हो रही, लगातार बातचीत का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक दूसरे के साथ मिलकर के यहां महाराष्ट्र की सत्ता को धराशाही करने तक की राजनीति को तय कर लेते हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये ऐलान कर देते हैं कि अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में, आगामी वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है, शरद पवार की तरफ से दावे किए जाते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां पर साथ लेने की योजना पर काम किया जाता है, लेकिन राजनीतिक समीकरण नहीं बन पाते हैं। अब महाराष्ट्र में ये दोनों गुट मिलकर के एकजुट होकर के और बीजेपी पर अपना दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। केंद्र की सत्ता को हिलाने के लिए महाराष्ट्र से शुरुआत की जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से साफ तौर पर यह नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया गया है कि जल्द ही जो कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार होगा, उसमें एकनाथ शिंदे गुट का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ये साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग समर्थन दिया था और इस वक्त हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन यदि राजनीतिक रूप से पिछड़ते हुए नजर आएंगे तो ये सहयोग ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट की एनसीपी हो, सब कुछ ठीक ठाक चलता प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आया, तो चाहे बीजेपी केंद्र की सरकार बचाने में तो यहाँ एनडीए का सहयोग लेकर कामयाब हो जाए, लेकिन आंकड़ों के आधार से, सीटों के आधार से देखा जाए तो दूसरे सबसे बड़े राज्य में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति काफी पेचीदा हो चुकी है। मराठा आरक्षण को लेकर के और ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से मराठाओं को आरक्षण देने के लिए तमाम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं पर अजीत पवार गुट की तरफ से उनकी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल की तरफ से कहा जाता है कि ओबीसी कोटे का आरक्षण नहीं काटा जा सकता है।
यानी कि क्या आगामी वक्त में मुश्किलें खड़ी करते हुए अजीत पवार गुट के नेता ही सामने आएंगे? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं और संगठन को, बीजेपी को यहाँ पर सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान भी कहीं ना कहीं जानती है कि बिना शिवसेना या बिना अन्य सहयोगी दलों का सहयोग लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक रण को जीतना इतना आसान नहीं है। आगामी वक्त में अब ये देखना होगा कि जब महज 3 महीने का वक्त विधानसभा चुनाव में बाकी है और सहयोगी दल इस तरीके से रूठते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। और इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान किस तरीके से कदम उठाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।